हाँ जी, करें क्लास को स्टार्ट। काफ़ी दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है आप लोगों से, है ना। तो अब थैंक यू भाई, सेम टू यू, है ना। बाकी देखो ऐसे है कि अब पेपर सभी के नज़दीक हैं, चाहे वो सेंटर सरकार का दे रहा है, चाहे वो स्टेट सरकार का दे रहे हैं। और जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये सभी में आने वाला है, ये सब में आएगा। सीडी के जितने भी पोर्शन है ना ये सभी में आते हैं, हम लोग कॉमन लेकर चल रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, अधिगम वाला चल रहा था ना। अधिगम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है पहले तो वो ध्यान रखना आप। जैसे मैंने आप लोगों को अधिगम के अंदर एक तो वक्र करवाया था, है ना, जिसको हम लोग कर्व्स कहते हैं ना। ये वाला जो टॉपिक है बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के अप्लाइड निकलता है, ये आप लोग ध्यान रखना भी। टॉपिक के अंदर क्वेश्चन ऐसा बनाएगा, जैसे मैंने आपको एक दिन एक क्वेश्चन लिखवाया भी था शायद, है ना। एक इसके अंदर टॉपिक आता है स्थानांतरण वाला, बदलाव। क्या आता है, स्थानांतरण आता है, जिसको हम लोग ट्रांसफर कह देते हैं। ये भी हमारे अधिगम का ही पोर्शन है। अधिगम के अंदर उतार चढ़ाव भी होता है और अधिगम के अंदर बदलाव भी जरूरी है। वहाँ कोई दिक्कत है तो इधर बैठ जाओ, इधर वाली साइड आ जाओ, गेट के बिल्कुल नज़दीक मत बैठो। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद मैंने आप लोगों को ये कहा था भी एक हमारे इसमें सिद्धांत भी चलेंगे, ये सिद्धांत भी हमें करने पड़ेंगे। सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे मनोविज्ञान के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट कर चलने। ऐसे नहीं कि धक्के से जो भी आया उसको हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया। एक बच्चा मेरे को कहने लगा कि सर डॉक्टर लूरिया के बारे में बताओगे क्या, अधिगम के अंदर ही डॉक्टर लूरिया है, क्या आप उनके बारे में बताओगे। हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो ये अधिगम पढ़ते हैं ना ये पेस्टोलॉजी के आंकड़े पढ़ते हैं। किसके पढ़ते हैं, पेस्टोलॉजी के आंकड़े पढ़ते हैं। अभी पेस्टोलॉजी बाल विकास से जुड़ा हुआ था और इसी बंदे ने अधिगम के अंदर भी अपना अच्छा रुतबा दिखाया था, पेस्टोलॉजी। वैसे क्या होता है कि जैसे आपको पवन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाई चांस अगर मेरी जगह किसी और की वीडियोस आप लोग देखते हो और आपको आंकड़े अगर डिफरेंट मिलते हैं तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सर ने हमें गलत करवा दिया। ये आंकड़े बदल जाते हैं, जैसे ही यहाँ साइकोलॉजिस्ट बदलेगा आंकड़े बदलेंगे। अब आप परलोक और कोल्सनिक का पढ़ के देखो, हमारे साथ टच ही नहीं करेगा। आप लोगों ने जो देखना है वो एक पुराना पेपर देखना है, उस पेपर को अगर हम लोग सोल्व करने में सक्षम हैं तो हमारी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है ना। अब मैंने जब जब ये करवाया ना पेस्टोलॉजी वाला, तो क्वेश्चन भी हमारे अधिक मात्रा में बढ़े हैं। एक ही हमारे पर अरलोक है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। अरलोक के आंकड़े हम लोग नहीं करते हैं और न ही हम लोग कोल्सनिक के करते हैं। कोल्सनिक और अरलोक के आंकड़े हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। न डॉक्टर लूरिया को उठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर लूरिया इसके अंदर थी नहीं, हमारे साथ नहीं थी वो। हम लोग जो भी आंकड़ा उठाएंगे एग्जाम की दृष्टि से परफेक्ट होगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से निकल रही है। अगर नया है ना तो बताया करो मेरे को कि सर क्या होता है ये पेस्टोलॉजी, क्या थे ये अरलोक और कोल्सनिक। ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे। आपको पता है साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले फिलोसफर आए थे, दार्शनिक आए थे। और दार्शनिक का काम क्या था, विचारों को स्थापित करना था। फिलोसफर जो होते हैं ना वो केवल विचार देते हैं, और हमारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये विचारों के साथ साथ उस मत को अपनाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया था, सिद्धांत बना दिए थे। सिद्धांत के अंदर आप लोग ध्यान रखना भी, हम लोग इस तरह से दो ही मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं। एक तो SR वाला बताया था क्या मैंने आपको, और एक ये बताया था UTI वाला ना, TUI कर लो या UTI कर लो, एक ही चीज़ है। इसके अंदर हम लोग खेल खेलेंगे कि SR का एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक था थोरनडाइक, और उसी के चेले थे कौन, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। किसी कारणवश ये गुरु इनकी परीक्षा लेना चाहता है और इनको बाहर निकाल देता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज इसके साथ चलती है। साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी मन को समझ नहीं होता है। सही है, यस या नो, सही है ये बात, बिल्कुल सही है। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ साइकोलॉजी के बारे में। एक बुढ़िया थी, वो दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगी, खूब बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। डॉक्टर की मेडिसिन उसकी लगती नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया गया, अच्छे अच्छे को मेडिसिन लगी नहीं, तो एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया कि भाई इसको चेक करो आप। साइकोलॉजिस्ट ने उस बुढ़िया के पास कुछ समय निकाल कर बातचीत की और उससे पूछा कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो प्रभावित कर रही है। तो वो कहती कि मेरे को सपने के अंदर ऊँट दिखाई देते हैं, रेगिस्तान वाले। तो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने कहा कि अच्छा ऊँट दिखाई देते हैं, कहते हाँ। कहते उस ऊँट के ऊपर आपको सूत भी दिखाई देता है, सूत समझते हो आप,
चरखा काटते हैं ना, चरखा, तब वो तैयार होता है। कहते उसके ऊपर सूत भी दिखाई देते हैं। कहते बिल्कुल। कहते माता जी वो ऊंट और सूत मेरे ही थे, मेरे ही थे। हुआ क्या था कि दीपावली वाले दिन मैं उन सूत को बेचने के लिए मार्केट निकला और अचानक से एक पटाखा गिरा और वो सूत सारा जल के नाश हो गया था। जैसे ही उसने ये बात कही, दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि बुढ़िया के स्वास्थ्य में सुधार हो गया। मेडिसिन नहीं लगी, केवल विचार बदल दिए। आप लोग बताओ कि ऐसी क्या बात उसने कही कि बुढ़िया का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छे में उतरता गया, मतलब ठीक होता गया। क्या था? साइकोलॉजी है ना, इसको समझना वास्तव में खांडेकीदार है। हुआ क्या था कि बुढ़िया के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। क्या चल रहा था कि एक ऊंट वाला ऊंट के ऊपर सूत लद के ले जा रहा है, और हुआ क्या कि किसी कारण बस आंधी के कारण सूत उलझ गया। सूत क्या हुआ? उलझ गया। अब उसके दिमाग में टेंशन ये थी भी ये सुलझेगा कैसे। बुढ़िया के दिमाग में क्या उलझन थी कि सुलझेगा कैसे सूत, और वो दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने बात को पकड़ लिया और उसने क्या कहा कि माताजी ऊंट भी मेरे, सूत भी मेरा, पटाखा गिरा और वो सूत सारा जलकर नाश हो गया। बुढ़िया के दिमाग के अंदर उलझन थी, वो मिट गई कि जब सूत ही नहीं रहा तो इसको सुलझाना क्या है। यही साइकोलॉजी है, यही क्या है? साइकोलॉजी है। देख लो आप, ये सूत की तरह उलझा हुआ है, इसको सुलझा लो या फिर खत्म कर लो। बराबर चलते हैं। मनुष्य के संगी हैं ये। सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर नकारात्मक सोच आती है, और नकारात्मक को जो पॉजिटिव में बदल दे वही तुम्हारा गुरु है ना। तो ये बात थी। मैंने कहा भी SR और एक ये UTI वाले सिद्धांत हम लोगों को उठाने हैं। इसके अंदर हम लोग एक जीन प्याजे को उठा लेंगे और बाकी इसके अंदर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जर्मनी वाला इसके अंदर उठाएंगे हम लोग। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था अभी, 5-6 जितने भी हमारे पास मनोवैज्ञानिक है, जैसे थोरनडाइक है, स्किनर है, पावलव है, टोलमैन है, एक आपके पास ये आ जाएगा ये बांडूरा जो था, ये भी हम लोग इसी में उठाएंगे। टोलमैन को इसमें उठाएंगे, बांडूरा को इसमें उठाएंगे, ठीक है। टी इमेज थ्योरी भी इसमें उठा लेंगे। ये सारी कहानियां किस में चलेगी? हमारे सिद्धांत में चलेगी। जो सिद्धांत को सीख जाएगा वो अधिगम के अंदर क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्थानांतरण वाला है। ये मैं पूरा करके गया था बेटा। किया था क्या? किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो आते ही क्लास के अंदर डिस्कस किया करो। तुम लोगों की समस्या क्या है? जाते समय तुम करते हो। जाते समय हमारे पास टाइम इतना ही होता है कि हम लोग आपके साथ केवल 2 मिनट चर्चा कर सकते हैं, इनके ऊपर नहीं उतर सकते, ठीक है। हम लोगों ने वक्र पर बात की थी ना, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये वक्र होते हैं बेटा। ये क्या है? वैसे अगर देखा जाए ना, किताबी लैंग्वेज को छोड़ के फिर पढ़ा करो इसे। अब जो किताबी लैंग्वेज को ऐसे देख देख कर पढ़ेगा ना, उसका ढांचा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है। ये कहता है कि समय और अधिगम की मात्रा सबके साथ बराबर मात्रा में चलती है। अब मैं यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया 8:15 पर, और मैं क्लास को छोड़ूंगा 9 बजे। ये बात सही है या गलत है? इसके अंदर सबको मैं बराबर रूप से ज्ञान दूंगा। अब जो कैच कर लेगा वो तो सीख जाएगा, जो नहीं करेगा वो मारा जाएगा। कैच कैसे होता है? सर ने बता दिया, इसके क्वेश्चन निकालो आप। तुम लोगों की फिर से समस्या चलती है, यहाँ थ्योरी करवा दी, घर जाके फिर थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर क्यों कोचिंग ज्वाइन करते हो, है ना। ये है बेटा हमारे पास टाइम। टाइम कैसे चलता है? बराबर मात्रा में चलता रहेगा। ये कभी आपके कहने से रुकेगा नहीं। आप सोचते हो ना, जैसे हम लोगों ने ये देखा अभी 5 डेज की हमारे पास छुट्टी थी, हमने तो पढ़ाई को छोड़ दिया। करनी तो पड़ेगी, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे तब तक करेंगे, सही है ना। और यहाँ पर हमारे पास अधिगम की मात्रा है, जैसे आप लोग बढ़ाओगे वैसे बढ़ जाएगी। अगर आप उसे रोक दोगे तो वो ब्रेक लग जाएगा। अधिगम की मात्रा को रोकना ही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। और पठार किस कारण से आता है? देखो बेटा, किताबी लैंग्वेज कुछ भी कहती हो, हमें केवल ये चीज याद रखनी है भी, एक तो थकान के कारण और एक बीमारी के कारण सदैव जिंदगी के अंदर पठार आते हैं। किसके कारण? गुड मॉर्निंग। थकान, बीमारी और अरुचि, इनके कारण क्या होता है कि सदैव जिंदगी में पठार बनते हैं। रुचि जरूर होनी चाहिए हर काम को करने की। पढ़ाई के अंदर भी रुचि होगी तो हम लोग सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पर कहा, एक तो इस तरह का वक्र बनता है, एक ऐसा वक्र बनता है, एक आप लोगों के पास ऐसा वक्र बनता है, और एक ऐसा वक्र बनता है। ये ग्राफ पेपर पर दर्शाना ही क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। किसी लाइन को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है।
ग्राफ पेपर होता है ना हमारे पास, आपने देखा होगा कि हमने 7वीं 8वीं के अंदर इस तरह से ग्राफ कॉपी ली थी। इस कॉपी के अंदर यहाँ पर आंकड़े स्थापित करके फिर हम लोग एक लाइनिंग बनाया करते थे, उसी लाइन को वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्र, यानी कर्व्स कहते हैं इसे, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये एक मतलब व्यक्ति की अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित करता है। क्या है ये? एक तो सीधी रेखा में गमन हो रहा है, एक उठ के फिर नीचे गिर जाना, और एक नीचे गिर के फिर ऊपर जाना, और एक का क्या होता है? सीजनेबल आइटम होता है। सीजन आया तो वो करेगा, सीजन चला गया तो वो नहीं करेगा। मैंने उस दिन आपको सबसे खतरनाक कौन सा बताया था? ये बड़ा, ये सबसे खतरनाक होता है भाई। मतलब हम लोग 10वीं तक तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, जब कामयाबी का स्तर आता है उस समय हम जुआ खेलना, पत्ते खेलना या जो भी है गलत एक्टिविटीज पकड़ लेते हैं, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं? संवेग डाउन हो जाते हैं। और संवेग डाउन हुए और बंदे की अधिगम की मात्रा खत्म हो गई। देखो, मैं एक टीचर के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाता हूं कि आपकी क्लास के अंदर 4 तरह के टीचर आते हैं ना। 4 टाइप्स टीचर्स आप लोगों के पास आते हैं। एक तो टीचर ऐसा होता है बेटा, आते ही किताब को कहेगा खोलो और फिर कहेगा तुरंत पढ़ो, ठीक है ना। उसके अंदर किसी भी प्रकार का आरोह अवरोह क्रम नहीं होता है, ठीक है ना। और जब तक मतलब लय और गति पढ़ाने के दौरान नहीं बनेगी, वो टीचर कभी बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, बीच में बनने वाले प्रश्न नहीं बताए, बीच में कोई बात नहीं बताई, सीधा उसको कह दिया भी आपका लेसन पूरा है, आरबीडी निकालो और इसके प्रश्न उत्तर घर से करके लेके आना। तो ये क्या है? अधिगम की प्राप्ति नहीं करवाता है। सरल रेखीय जो होता है ना, एक ही दिशा में गमन होता है बेटा। 10वीं के बाद में 11वीं के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया और लगभग हिंदी लिया, कारण सरल रेखीय था वो। जिसने साइंस ली वो आज तरक्की पर है। एक टीचर इस प्रकार का होता है बेटा, आते ही तो बहुत कुछ बोलेगा, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, पढ़ाने का तरीका ले और गति के साथ रखता है, लेकिन जाते समय कहता है तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बहुत लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जहां हो वहीं रहोगे। तो ये कैसे संवेग डाउन करता है? बिल्कुल डाउन कर देता है, बच्चा इससे उभर भी नहीं सकता। और एक टीचर ऐसा आता है, धीरे धीरे करवाता है, लेकिन जब क्लास को छोड़ता है तो बच्चों को पाबंद करके जाता है भी कल तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। न तो वो पिटाई करता है, न वो डराता है, केवल अपनी आवाज के माध्यम से वो बच्चे के संवेग उठाता है और बच्चा जाकर घर पर पढ़ता है। इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, मतलब रुचि पैदा कर देता है। और रुचि पैदा करने के बाद में आप बच्चे पर ज्यादा जोर मत लगाओ, चाहे वो अपने आप कर लेगा। सही है या गलत है ये? एक तो हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं बेटा, और एक क्लास को छोड़कर घर जाके पढ़ते हैं, अंतर नहीं होता है। यहाँ पर हम 40 मिनट के अंदर बहुत सारी बातें सीख कर जाते हैं, और घर पर तुम 2 घंटे किताब को खोले रखो, तुम्हें समझ में आ जाए साइकोलॉजी, तो यहाँ पर मत आना। सही कहा ना मैंने? एक इस प्रकार के होते हैं बेटा, पहले तो उठाते हैं फिर डाउन करवा देते हैं, फिर उठा दिया फिर डाउन करवा दिया। ये कंडीशन जो होती है ना, ऐसी कंडीशंस भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ बनती है। क्लास के अंदर टीचर ने समझाया तो हाँ मैं आज पूरी किताब क्लियर कर दूंगा, यार 2 दिन के बाद में फिर से वही घोड़े वही मैदान, है ना। ये कंडीशंस आप लोगों के अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित करती हैं, आरोह अवरोह के क्रम को दिखाती है। अगर कोई आपसे पूछता है भी वक्र क्या होते हैं, तो किसी लाइन को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। ये बात याद रखोगे। अब लिखो बेटा ऊपर अधिगम स्थानांतरण, ऊपर लिख लो, फिर साथ साथ समझते रहेंगे। लिखो अधिगम स्थानांतरण। आपको पता है एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आता है कि कबीर के दोहे याद करने के बाद में जब रहीम के दोहे याद किए जाते हैं तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण होता है? स्थानांतरण का मतलब बदलाव होता है। बदलाव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है जीरो, या हम कह सकते हैं शून्य वाला, है ना। पॉजिटिव में पता है क्या होता है? ज्ञान हमारे पास था, उसके अंदर नया ज्ञान ऐड कर लिया तो वो पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव क्या होता है? भाई हमारे पास ज्ञान था ही नहीं, या थोड़ा बहुत ज्ञान था, जो ज्ञान ग्रहण किया उससे भी वो डाउन हो गया, तो वो नकारात्मक हो जाता है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और शून्य स्थानांतरण जो होता है, इसके अंदर आया गया कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको कहानी सारी बताऊंगा। आप लिखो अधिगम स्थानांतरण। इसका अगर वो तात्पर्य पूछे तो तात्पर्य भी आप लोग बता सकते हो। तात्पर्य में आप लिखोगे सीखने में बदलाव या सीखने में परिवर्तन।
में बदलाव लिख लो, चाहे लिख लो सीखने में परिवर्तन। ठीक है जी, सीखने में बदलाव या सीखने में परिवर्तन। अधिगम हम लोग सीखना ही कहते हैं, लेकिन सीखना शब्द जो है वो इस शब्द को पूरा नहीं करता। ठीक है, परिभाषित नहीं करता। आप लोगों से अगर ये पूछा जाए भी अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो प्रकार यहाँ नोट कर लो। यहां पर जो प्रकार होगा वो हम लोग करेंगे 3 प्रकार। किताबें कुछ भी कहती हो, हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम के साथ इसको प्लस में लेकर चलेंगे। ठीक है, किताबें तो कहती है द्विपार्श्विक अलग होता है, एक पक्षीय अलग होता है, द्विपक्षीय अलग होता है। हम लोग पागल थोड़ी ना कि बार बार उस चीज को करें, एक में ही ऐड करवा के चलूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख लो आप। सबसे पहले क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक स्थानांतरण। फिर आ जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण। और एक आपके पास आ जाएगा शून्य स्थानांतरण। इसके नाम बदलूंगा मैं थोड़े, क्योंकि नाम थोड़ा सा परिवर्तित होके चलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और एक क्या है, शून्य स्थानांतरण है। ये 3 प्रकार के होते हैं। लो जी, हो गया, आगे चलें। ये देखो, सबसे पहले आप लोग नंबर 1 पर लिख लेना धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण के अन्य नाम लिख लो। इसके अन्य नाम, भगवान ने बड़ा साथ दिया है भाई, जो चीज मैं लिखवाता हूं एज इट ही छपती है। कारण पता नहीं क्या है, क्योंकि हम लोग कोई चीज छोड़ते ही नहीं, तो छपेगी तो सही। वहां यहां पर लिखो अन्य नाम जो है ना, इसके अंदर एक तो आप लिख लीजिए विधेयात्मक। विधेयात्मक स्थानांतरण इसी को कहते हैं। ठीक है, एक इसका नाम होता है विधानात्मक। विधेयात्मक और विधानात्मक एक ही चीज होती है, स्थानांतरण। एक इसमें आप लिख लीजिए उच्च पथ। ये वाला आप लोगों के एचटेट में भी आया है और सीटेट में भी पकड़ा है, उच्च पथ स्थानांतरण। किताब ने बड़ा अलग तरीके से लिखा है इसे, उच्च पथ स्थानांतरण। ये जो मैं बता रहा हूं ना, इस पर आईएम पे लगा लेना, ये पूछा गया। उच्च पथ ही होगा, जब कोई ज्ञान ग्रहण किया गया और उसमें कोई ज्ञान मिल जाए तो उच्च पथ की प्राप्ति ही करवाएगा हमें। उच्च पथ है एक, इसके अंदर आप लिख लेना सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण। पार्श्विक स्थानांतरण भी कहते हैं इसे। और तो क्या होंगे इसके नाम, है ना, सकारात्मक पार्श्विक लिख लेना। एक है ना, एक पक्षीय भी कहते हैं इसे। द्विपक्षीय जो होता है ना, उसके अंदर हम लोग द्विपक्षीय करेंगे धनात्मक को, या एक पक्षीय करेंगे, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय स्थानांतरण। एक हाथ से लिखता लिखता दूसरे हाथ से अगर लिखना शुरू कर दे तो वो धनात्मक ही होगा, प्लस में चलेगा। ठीक है बेटा, और एक इसके अंदर ना धनात्मक के इतने तो नाम हो गए हैं, विधेयात्मक है, विधानात्मक है, उच्च पथ स्थानांतरण है, सकारात्मक है, पार्श्विक है, द्विपक्षीय है। अगर मैं इसके तात्पर्य की बात करूं तो यहां पर आप लिख लीजिए क्या होगा इसका तात्पर्य धनात्मक स्थानांतरण का। पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान सहायक होगा ना, यहां पर ये लिख लो, पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान सहायक। पूर्व ज्ञान पहले का ज्ञान, अर्जित ज्ञान अब का ज्ञान। पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान सहायक। बाकी आप लोगों ने अब मैटर बनाना है इसका, अर्जित ज्ञान स्थानांतरण होगा। पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान स्थानांतरण किस में चलेगा, धनात्मक में चलेगा। अगर हम इसका उदाहरण ले तो क्या बनेगा, वेरी गुड। साइकिल चलाने के बाद में अगर स्कूटी सीखी जाए, लिख लो साइकिल के बाद स्कूटी सीखना, साइकिल के बाद स्कूटी सीखना।
के बाद स्कूटी सीखना। अच्छा और उदाहरण बताओ इसका। साइकिल के बाद स्कूटी सीखना ये इसी में आ जाएगा। और बताओ। नहीं वो नहीं। नहीं ये नहीं, कोई एक अच्छा सा उदाहरण दो जिससे हमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं। हाँ ये सही रहेगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए अर्थशास्त्र के, गणित के बाद अर्थशास्त्र को सीखना या अर्थशास्त्र के बाद गणित को सीखना, ये भी सही रहेगा ना। लिख लीजिए अर्थशास्त्र के बाद गणित को सीखना या गणित के बाद अर्थशास्त्र को सीखना, एक ही बात। अर्थशास्त्र के बाद गणित विषय को सीखना, गणित विषय को सीखना। और बताओ ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके अंदर पूर्व ज्ञान अर्जित ज्ञान में सहायक हो जाए। एक महिला रोटी बनाती है, अगर उसको कहते परांठे बनाए जाए तो वो मेरे ख्याल यही था ना। नहीं है मैडम, हम लोग तो, मैं तो बताता हूँ बच्चों को, मैं तो जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। मैं तो ऐसे बताता हूँ कि एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य होता है। एक महिला अगर रोटी बनाती है और उसको कह दिया जाए परांठे बना, तो वो कौन सा है, वो धनात्मक है। और एक महिला रोटी और परांठे दोनों बनाती है और उसको कह दिया जाए अब तू पकौड़े बना, तो वो क्या है, वो ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि वो बाधा डालेगा। ऋणात्मक का मतलब ही बाधा डालना होता है। अब वो एक तो बेचारी बैठी है और उसको कह दे रोटी की जगह परांठे बना, तो उसको क्या है, पलटा ही मारना है, घी लगाना, बस हो गया काम। और उसको कह दे भी पकौड़े बनाने, तो वो कढ़ाई लेकर आएगी, फिर सारी व्यवस्था करेगी, है ना। वो क्या है, वो बाधा डाल रहा है। अगर हम शून्य स्थानांतरण की बात करें, अब कोई महिला किचन के अंदर खड़ी है, क्या खड़ी है, किचन में खड़ी है, खाना बना रही है, उसको कह दे आजा ट्रैक्टर चलाए, खेती करे, तो उसके लिए क्या है, शून्य स्थानांतरण। न तो बेचारी वो ट्रैक्टर जानती है और न वो रोटी वाला पूरा हुआ, तो शून्य स्थानांतरण कह सकते। मेरी बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी तो घर जाके पड़ेगी, क्योंकि घर पर खुद पंगे लोगे ना तब जाके सीखोगे। कोई भी काम है घर पर करना ही पड़ता है। कोई ड्राइविंग सीख जाए, कह दे जी 7 दिन मैं लर्निंग सीख रहा हूँ किसी ड्राइवर से पास में बैठ के, वो ड्राइवर के पास बैठा तब तक तो सीख लेगा। और उसको कह दिया जाए भी अब इसको छोड़ दे 15 दिन के बाद में करना, तो वो भूल जाएगा। ये वास्तव में फैक्ट है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल, कोई ऐप वाले बच्चे बता रहे हैं तो अपने देख लेते हैं। सर एक बार सी टैट का सिलेबस डिस्कस कर दो प्लीज। क्यों, तुम पहली क्लास में हो गया, तुम्हारे साथ डिस्कस करूं मैं। देखो कल एक बच्ची ने एक शब्द लिखा ऐसे, और मेरे को कहती सर इसका उच्चारण बताना, क्या होगा भाई, बोल कर बताओगे हैं। हाँ ये तो बात सही है। कुछ इस प्रकार का ठीक चल रहा है भाई। अगर आप कह रहे हो भाई सी टेट के बाद में अगर DSSS दी जाए तो वो इसमें आ सकता है। आप कह रहे हो भाई सी टेट के बाद में अगर रीट दी जाए तो लेवल तो एक आ गया। फिर उसमें क्या किया, क्या बदलाव था उसमें, क्या चेंजिंग आएंगे बता, आज तेरी बात क्लियर करेंगे, क्या चेंजिंग थे उसमें। देख मेरी बात सुन, हिंदी सीखने के बाद में अगर आप अंग्रेजी सीखते हो बेटा, ये बात है धनात्मक है वो। हिंदी सीखने के बाद में इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है। रियलिटी मान के चलना, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पड़ती है। हाँ हाँ, प्री के बाद में मेंस, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके फिर चला करो। आप इसके अंदर डालना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो मैं लिखवाता हूँ। लिखो सी टेट के बाद DSSS का पेपर देना। पल्ले पड़ रही है क्या कहानी? अभी इसके क्वेश्चन निकलेंगे तब पड़ेगी, अभी तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। रिटर्न के अंदर कम ही पल्ले पड़ता है। सी टेट के बाद DSSS का एग्जाम देना, ये धनात्मक हो जाएगा। DSSS का एग्जाम देना किस में आ जाएगा, धनात्मक। बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप कर सकते हो, तुम अपने आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये काम करवा दिया, मैंने कहा अभी साइकिल के बाद में स्कूटी चलाना एक जैसी प्रोसेस है ना। अब कोई भी उदाहरण अगर आपके पड़ता है, अभी ले आओ आप उदाहरण, हम लोग अभी निकाल लेते हैं अगर है तो आपके पास। अब मैंने कहा अभी अर्थशास्त्र के बाद में गणित सीखना, तो बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं आपकी, और वही चीज गणित में क्या हो जाती है, सहायक सिद्ध हो जाती है। अब लिखो ऋणात्मक। ऋणात्मक के अन्य नाम लिखेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। वो क्या लिखा था, धनात्मक था ना, ये ऋणात्मक हो जाएगा। अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ के रखा करो। ऋणात्मक स्थानांतरण, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग लिखोगे अन्य नाम,
अन्य नाम में एक तो इसका नाम हो जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण। एक इसका नाम हो जाएगा निषेधात्मक स्थानांतरण, निषेधात्मक स्थानांतरण। एक लिखो एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पाशर्विक अगर लिखे ना तो भी इसी में चलेगा, एक पक्षीय स्थानांतरण। एक इसमें आप लिख लीजिए निम्न पथ स्थानांतरण, निम्न पथ स्थानांतरण। और बताओ बेटा इसके अंदर क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? नकारात्मक हो गया, निषेधात्मक हो गया, एक पक्षीय हो गया, निम्न पथ हो गया, बाधा सहित स्थानांतरण भी लिखा जा सकता है। इसमें बाधा सहित स्थानांतरण भी लिखा जा सकता है। बाधा रहित किस में होगा? धनात्मक में। बाधा सहित किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। ये 5 नाम मेरे ख्याल में काफी रहेंगे, है ना। 1-2 नाम और थे इसकी, याद नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मैथ के बाद में फिजिक्स सीखा जाए, बिल्कुल ठीक है, ये बच्चे सही बताते हैं। अब इसके अंदर इसका तात्पर्य लिख लो, एक बार इतने ही नाम याद आ रहे हैं, बाकी आप लोग खुद करोगे। तात्पर्य में क्या लिखोगे? पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान, पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान लिख लेना बाधक। बाधा डालता है, नकारात्मक के अंदर बाधा डालेगा। जैसे एग्जाम्पल के अंदर आप लोग क्या लिखोगे? उदाहरण लिखो, लिखो भारतीय चालक जब विदेश में गाड़ी चलाए, भारतीय चालक जब विदेश में गाड़ी चलाए, क्या होता है बेटा फर्क? ये इस तरह से ना गाड़ी होती है। हमारे इंडियन जो होंगे वो किस तरफ होगा? वो राइट में होगा, राइट में स्टेयरिंग होगा, और विदेशों में लेफ्ट में होगा, तो ये बाधा डालेगा बेटा। सही बात है, ये गलत है, ये है ना। तो भारतीय चालक जब विदेश में गाड़ी चलाए, जब विदेश में गाड़ी चलाए, तो ये हमारा नकारात्मक है, बाधा डालता है। नंबर 2 एग्जाम्पल इसका लिखो, हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद इंग्लिश टाइपिंग सीखी जाए, हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद इंग्लिश टाइपिंग सीखी जाए, तो वो किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में ही आ जाएगा। पड़ती है बाधा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में, अगर कोई बच्चा जानता है तो उसे पता है। और एग्जाम्पल आप लोग बताओ, बोलो, है कोई ध्यान में? तुम्हारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है, तुम्हारे पास एग्जाम्पल भी नहीं है। अगर आर्ट वाले स्टूडेंट्स को कह दिया जाए कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए, हाँ तो वो बाधा ही पड़ती है ना। और कोई बढ़िया से बताओ जिसके अंदर सभी समझ जाए। मेरे ख्याल में 2 उदाहरण से आप लोगों के दिमाग तक तो उतर गया मैं, है ना। फर्क है क्या? कोई नहीं है ना। हिंदी सीखने के बाद अगर इंग्लिश सीखी जाए तो बाधा पड़ती है या सहायक सिद्ध होता है? सहायक है ना। एग्जाम्पल आज याद ही नहीं आ रहे, आप लोगों को है याद? नहीं है। साइकिल चलाने के बाद में अगर ट्रक चलाया जाए तो यहाँ पर बाधा पड़ती है, यहाँ पर लिख लो, साइकिल चलाने के बाद ट्रक चलाना, साइकिल चलाने के बाद ट्रक। हाँ जी, हाँ गाड़ी कर लो, कार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल वाला कार कैसे चला लेगा? बाधा ही आएगी उसे। ठीक है भाई, ये इसमें इतना ही लिखना है, बाकी हम लोग देखेंगे कोई क्वेश्चंस वगैरह हल करेंगे। एक आ जाओ शून्य स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, जिसको हम लोग एक ही नाम देते हैं बेटा, क्या देते हैं? जीरो ट्रांसफर कहते हैं इसे। इसको क्या कहते हैं? जीरो ट्रांसफर। इसका अगर अन्य नाम पूछे तो इंग्लिश वाला ही लिखना है आपने, जीरो ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर। एक ही नाम याद रखना है इसका। और इसका तात्पर्य क्या होता है? है? हाँ, यहाँ पर लिखो पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान न सहायक न बाधक, पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान न सहायक न बाधक। अच्छा एक बात आप लोग बताओ कि
अदर स्टेट में अगर फॉर्म निकले तो भरोगे क्या तुम लोग? भरना चाहते हो? तुम्हें गाइड तो मैं कर देता हूँ अगर तुम करना चाहते हो तो। राजस्थान के अंदर एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है भाई, क्या? एलडीसी की। एलडीसी की वैकेंसी है। अगर कोई बच्चा फॉर्म भरना चाहे तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा, उसके अंदर एक तो होगा इंग्लिश, आप लोगों की बढ़िया है, एक है हिंदी और एक आपकी होगी जीके। केवल इतना सा पेपर बनेगा सब। हाँ, जीके जो है वो दोनों मिक्स आएगी इसके अंदर, एक तो राजस्थान और एक इंडिया की आएगी। इसके अंदर शायद में भी मैथ भी है, मैथ भी है इसमें, मैथ्स भी है। अब देखो मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, बहुत बड़ी अवसर है ये। तुम लोग घबराते हो ना कि हमारी अदर स्टेट हमारी हरियाणा से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सांप बिच्छू बघेरे होंगे वहां पर। बहुत बढ़िया एरिया है, अगर आप भरना चाहो तो बहुत टॉप की वैकेंसी है। किस में नहीं आता बेटा? तेरी पकड़ अगर इंग्लिश के अंदर, हिंदी में और मैथ के अंदर बढ़िया है तो जीके के अंदर कम तैयारी करना सिलेक्शन श्योर है। 25-25 की है। हाँ, नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव मार्क्स तो होते हैं इसमें। तुम लोग बढ़िया कर सकते हो बेटा, क्योंकि हरियाणा के बच्चे जो है ना वो मैथ में और इंग्लिश में बहुत टॉप के बच्चे हैं। तुम लोग जाते नहीं, स्टेट बदलते नहीं, इसी वजह से पीछे हो। हरियाणा में वैकेंसी थी नहीं, है क्या? नहीं है ना? अभी पिक पॉइंट पर जो होते हैं ना उसको पकड़ लेना चाहिए। अब एलडीसी वाले, तुम्हारी उम्र 30 से तो कम ही होगी, है? लास्ट डेट इसकी अभी आई नहीं है, आ जाएगी। मैं तो बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी बहुत जबरदस्त है, आग ही मान लीजिए ये वैकेंसी, बिल्कुल श्योर है। राजस्थान सरकार ने हरी झंडी दे दी है, अगर कोई भरने का इच्छुक हो तो भर सकता है यार, बेनिफिट ही मिलेगा आपको। क्योंकि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो फॉर्म लगा देने चाहिए। तैयारी चाहे एक ही क्षेत्र में करो, फॉर्म लगा देने चाहिए। कारण क्या होता है, कई बार किस्मत का पता नहीं चलता है कहाँ पर कब फेर खिलवा दे। हाँ, इसके अंदर पेपर पास करने के बाद में टाइपिंग होती है, वो टाइम मिल जाता है 2-3 महीने का, स्पीड देखी जाती है उसमें। मेरे ख्याल में महीने के अंदर ट्रेंड हो जाता है बंदा टाइपिंग के अंदर, या नहीं होता है? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस करने से परफेक्ट होता है। तुम लोग 1 महीना करके छोड़ दो फिर से भूल जाओगे। टाइपिंग चीज ही ऐसी है, न सहायक और न बाधक, ठीक है ना? जीरो ट्रांसफर के अंदर पूर्व ज्ञान में अर्जित ज्ञान न तो सहायक होता है न ही बाधक होता है। तो यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल लिखो, बहुत ही शानदार है, हर बार पेपर में आता है। लिखो, कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना। कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना। कबीर के दोहे याद करने के बाद रहीम के दोहे याद करना। मुझे एक बात बताओ बेटा, कबीर के दोहे याद किए सदुकड़ी भाषा में, है ना? कबीर जो है हमारे, कबीर साहब नाम सुना है क्या? ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपके काम की है, मैं फालतू की बात नहीं करूंगा। ये जो कबीर जी थे ना, इनकी भाषा सदुकड़ी थी। क्या थी? सदुकड़ी थी। बिजक इनका था, शब्द इनका था ना। तो कबीर जी जो थे इन्होंने अपनी भाषा में सदुकड़ी भाषा को प्रयोग में लिया। और सदुकड़ी का मतलब क्या होता है? बेमेल खिचड़ी होती है ये। हर भाषा के उसमें जोड़ तोड़ थे, हर भाषा के शब्द थे उसमें। ऐसी भाषा किसकी? कबीर की। और इधर अगर हम रहीम जी को देखें तो रहीम जी की भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी, दोनों में फर्क था, है ना? तो जब कबीर जी की याद की, रहीम जी की याद की, तो हम बिल्कुल फ्रेशर थे, नई चीज थी हमारे सामने, न बाधक न सहायक। सही है? एक यहां पर लिख लो आप, नंबर 2 एग्जाम्पल में लिखो, मनोविज्ञान पढ़ने के बाद, मनोविज्ञान पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ना। मनोविज्ञान पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ना। ईमानदारी से बताओ, मनोविज्ञान पढ़ने के बाद में हिंदी बाधक होती है क्या, या हिंदी सहायक होती है क्या? नहीं ना। इसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट चलते हैं, उसमें लेखक और कवि चलते हैं, ये फर्क होता है। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग बताओ क्या होगा? एक एक एग्जाम्पल भी दो ना तो 10 एग्जाम्पल हो जाए हमारे। आप बताइए मैडम, मैरिड हो ना, तो आपके पास एग्जाम्पल दुनिया जान के होने चाहिए। जिंदगी के अंदर जो हम अनुभव कर रहे हैं ये एग्जाम्पल ही तो हैं, और इसको पढ़ने की कोई अलग से चीज थोड़ी आएगी। क्या वो सूत ऊंट वाला जला नहीं? अभी जल गया, वो जल गया, वो जल गया तो आपकी टेंशन खत्म है। ये तो मैंने बता दिया। अब इससे
टच करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने हिंदी बताया, मनोविज्ञान बताया, वो तो सब्जेक्ट की बात चल पड़ी। और बताओ कोई। कोई साइंटिस्ट एमबीबीएस कर, हाँ, मतलब अब वो साइंस की फील्ड में है। तो बाधा और सहायक नहीं होता क्या? हो गया टाइम? 2 मिनट रुक जाए यार, अभी पड़ा है टाइम। घड़ी दिखा जाता है। और बताइए कोई। तो डांस सीखने के बाद आर्ट सीखना, हाँ, ये हो सकता है ना? लिख लो, आपके काम आएगा। जितने एग्जाम्पल होंगे ना बेटा, उतना ही फायदा है। आर्ट तो उसमें हेल्प नहीं होगा क्योंकि डांस आर्ट ही तो होता है। ना ना, पेंटिंग, चित्र बनाना। अब चित्र बनाना उसमें कैसे सहायक होगा? एक तो ऐसे ठुमके मार रहा है और एक वो पेंटिंग कर रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना? हाँ, लिखो डांस सीखने के बाद चित्रकला सीखना। ये आर्ट के अंदर फिर ऐड कर देगी, चित्रकला लिख लो, चित्रकला सीखना। और बताओ एग्जाम्पल, और बताओ भी एग्जाम्पल, कोई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हो। ये रोटी से बनाना सीखने के बाद में स्टडी करना, वाह भाई, बात तो सही है इसकी। रोटी बनाना और स्टडी करना बाधक तो नहीं होगा ना? लेकिन ये एग्जाम्पल हम लिख नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो छोटे निम्न न बाधक और न सहायक। बात तो सही है आपकी। आइडेंटिफाई तो करना है पेपर में। नहीं, साइकिल के बाद में एरोप्लेन से वो तो बाधा डालेगा, फिर बाधा डालेगा। सहायक, न सहायक और न बाधक हो, तो ऐसी चीज आप लोग बताओ। जैसे हमने टाइपिंग का उदाहरण लिया, जैसे ही आप लोग इंग्लिश वाली टाइपिंग सीखते हो और उसके बाद में आपको कहा जाता है हिंदी वाली सीखो, तो आपकी उंगलियां टिकी हुई है बेटा, उंगलियों की स्टेप सिखाई जाती है। आप ऐसे चलाओगे तो वो बाधा डालेगा आपको। कहीं पर तो आर दिखाई देगा, कहीं रे दिखाई देगा, डिफरेंट आ जाएगा। और बोलिए, सोचो, तुम्हारे पास है ना, भगवान ने दिमाग दिया है ना। 5 दिन के अंदर सारा ऐसे, वो कहते हैं ना कि डस्टबिन बन के आ गए आप लोग। तो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखेगा, प्लम्बर का काम। बाधा डालेगा, सहायक थोड़ी होगा। न सहायक न बाधक, वो बाधा डालता है बेटा। इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने के बाद में अगर वो प्लम्बर का काम सीखता है तो दिमाग तो उसका वैसे चलता है। वो इलेक्ट्रीशियन की तरह ही वो हाँ, और कोई एग्जांपल बताओ अच्छा सा। है स्टडी के बाद ड्राइविंग, ये तो है ही, न बाधक न सहायक, ये सही है इसका। स्टडी के बाद में वो रोटी वाला एग्जांपल हो गया। और कोई है आप लोगों के पास? नहीं है, तो फिर इतना ही होगा। ये स्थानांतरण के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए भी 3 तरह के स्थानांतरण थे। कौन कौन से थे? धनात्मक था, ऋणात्मक था और शून्य स्थानांतरण। अब ऊपर हेडिंग डालो, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, आज से हम लोग अधिगम के सिद्धांत करते हैं बहुत सारे। हाँ भाई, टाइम हो गया, ऐसे कैसे कर रहे हैं अपन? ये आगे डरा देता है ना। अधिगम के सिद्धांत लिखो, अधिगम के सिद्धांत लिखो बेटा। आप लोग मुझे बता सकते हो कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? अधिगम कितने प्रकार का होता है? अधिगम कितने प्रकार का होता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। एक अच्छी सी बात बताता हूं, सुनो मेरी बात। अधिगम के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सिद्धांत तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, SR UTI वो लेकर चलेंगे हम लोग। अगर ये बाई चांस क्वेश्चन कर लेना, देखो कई बार क्या होता है कि टीचर कोई काम करवा रहा है और उसके दिमाग से अगर कोई बात लैप्स हो जाती है तो आप लोग अपने स्तर पर उसे करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने यहाँ पर एक बात रखी, मैंने कहा भी अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो अधिगम 2 प्रकार का होता है। अधिगम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। अधिगम की बात कर रहे हैं बेटा हम। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब तो ये हो गया कि मेरे से अगर आप खुश नहीं हो तो नेगेटिव, और मेरे से खुश हो तो पॉजिटिव, है ना। वो नहीं, आप सीख रहे हो ना भाई, आप कह रहे हो भी व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो एक तो होता है आगमनात्मक और एक होता है निगमनात्मक। इसके अंदर फर्क क्या होता है? जैसे मैंने शब्द लिखा आगमन, मैंने क्या शब्द लिया? आगमन, और एक शब्द मैंने ले लिया बेटा निगमन। इन दोनों में फर्क है या एक ही चीज है? फर्क है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आगमन शब्द किसका दिया हुआ है और निगमन शब्द किसका दिया हुआ, तो तुम बता सकते हो? ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें समझदारी से काम में लिया करो आप। हाँ जी, ये जो शब्द था ना, ये तो दिया हुआ था अरस्तु का। किसका दिया हुआ था? अरस्तु का। और अगर हम निगमन की बात करें तो ये दिया हुआ था प्लेटो का, ठीक है ना, प्लेटो का दिया हुआ था। ये बात याद रखना क्योंकि पेपर के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है। मैं बीच में जैसे ये सिद्धांत की बात चली तो मैंने सोचा भी पहले मैं ये चीज बताऊं तो सही आपको, फिर हम कहानी बनाए। बेटा एक बार क्या हुआ
कि क्वेश्चन आ गया सीधा ही कि रॉबर्ट एम गेने, जिसको हम गेगनी के नाम से जानते हैं, रॉबर्ट एम गेने, ये नाम सुना है आप लोगों ने साइकोलॉजी के अंदर? रॉबर्ट एम गेने, जिसको हम गेगनी के नाम से जानते हैं, लार्ड से इसको ना साइकोलॉजिस्ट गेगनी कहते थे। द कंडीशनल ऑफ लर्निंग के नाम से इसकी एक किताब भी आई थी, लर्निंग ऑफ कंडीशनल या कंडीशन के नाम से इसकी एक किताब थी, है? हाँ, रॉबर्ट एम गेने जो था ना, इसने अगर वो कहे ना नाम लेके, जैसे एक तो साधारण वे में वो पूछ ले, वो कहते भैया अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, सीखने के प्रकार, तो हम लोग कहेंगे 2 प्रकार होते हैं। अगर वो यहाँ पर नाम लिख दे रॉबर्ट एम गेने और फिर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कहीं तुम यहाँ भी देकर आ जाओ, कहते 2 ही प्रकार थे। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। कोई भी पुराना पेपर निकाल के देख लो, एक प्रश्न रॉबर्ट एम गेने का जरूर पड़ता है, याद रखना मेरी बात, रॉबर्ट एम गेने का एक प्रश्न जरूर पड़ता है। कितने प्रकार बताए थे इसने? और रॉबर्ट एम गेने ने जो 8 प्रकार बताए थे ना, एक तो वो शुरू वाला पूछता है और एक लास्ट वाला पूछता है। मुझे याद आता है मैंने टीजीटी की तैयारी करवाई थी राजस्थान लेवल पर, 2nd ग्रेड की तैयारी करवाई थी यार, जाते जाते लास्ट के दिनों में ये चीज करवाई मैंने। मैं बच्चों को ऐसे करके समझाता हूँ, ये ऐसे करके, और फिर इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ ये इस बच्चे की स्थिति है, और किताब भी ये चीज नहीं बताती, वो चीज मैं इसमें जोड़ के बताता हूँ कहानी के माध्यम से। एक छोटा सा बच्चा लेते हैं हम, हाँ वो 11 बजे है, यहाँ नहीं होगी, 11 से 12 के बीच में है, टाइम टेबल में नहीं है तो अपने क्यों देंगे। ठीक है ना, मैं बच्चों को ऐसे करके समझाता हूँ। और एक छोटे से बच्चे का उदाहरण देता हूँ भी, छोटा सा बच्चा जब जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है तो उसके सामने कोई चीज रखोगे वो प्रभावित होता है ना भाई। हमारा बागड़ी में कह दे के बिन पालनिया में सुना हुआ नहीं, और ऊपर यहाँ झुंझुनों से टांग दिए टांगने वाला, तो बच्चा उसको देख देख कर प्रभावित होता है। आप उसके सामने से ताली बजाओ, वो ताली बजाने से प्रसन्न होगा। कितने दिन तक, जन्म के कितने दिन तक उस बच्चे की आंखें केंद्रित नहीं होती? दिमाग खराब है क्या? 3 महीने? 3 महीने के बाद वो फोकस करने लगता है ना चीजों पे, 12 दिन। गलत बात, ये सही कह रही है बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ भी, जब बच्चा जन्म लेता है ना, वो माँ के गर्भ के अंदर होता है, और माँ के गर्भ के अंदर ट्यूबलाइट थोड़ी होती है, प्रकाश होता है माँ के गर्भ के अंदर, अंधेरा होता है। और अंधेरे से बच्चा जैसे ही प्रकाश के अंदर जाएगा तो उसकी आंखों के आगे जंजाल सा आ जाता है, जाड़ा सा आ जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है। और तुम लोग क्या करते हो, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके पास कहते हो, ओ मेरा पपलू, मेरा लाडू, ऐसे कहते हो ना। तुम्हें ऐसे लगता है भी बच्चा मेरी ओर देख रहा है, वो देखता ही नहीं है। ये चीजें हमारी इसमें आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां चलेगी इसके अंदर। और जैसे जैसे हम लोग बातों से सीख जाएंगे ना, ये जैसे बच्चे कह रही है अभी 3 महीने का, 3 महीने के अंदर तो वो माँ और बाप को पहचानने लग जाता है। वो चीजों पे ना फोकस करने लगता है 3 महीने। 6 महीने का करता है चीज पर फोकस। उसको कहोगे ना किचन में से कप लेकर आ तो ले आएगा वो। 3 महीने वाला क्या कप ले आएगा? हाँ कर देता है 12वें दिन के बाद। भाई मैं ये कहता हूँ 10 से 14 दिन तक का बच्चा नियोनेट बेबी होता है, नवजात शिशु कहते हैं उसे। यार नवजात शिशु जो होता है ना, अपनी आंखों को डगमगाता रहता है। आप देख लेना, चेक कर लेना। कैसे चेक करोगी? हाँ सर, वो लेकिन करता तो वो खुद से है ना। 10 से 14 दिन का बच्चा मिल जाएगा आपको, कहीं इधर उधर मिल जाएगा 10 से 14 दिन का, आस पड़ोस में नहीं देगा कोई। देख लो अगर कोई इधर उधर उपलब्ध हो जाए तो। यहाँ किस लिए लेकर आना है? यहाँ लेकर तो काम बिगाड़ दोगे आप, घर पर ही रखो उसे। और जो चीजें मैं बताता हूँ हर रोज चेक किया करो कि पवन सर ने ऐसे कहा था, क्या ये वास्तव में सही है या गलत है? अच्छा हाँ, फिर थोड़ा सा संपर्क रखना इनके साथ, ठीक है? फिर ये बताती रहेगी। देखो इस तरह से अधिगम के 8 मैं भाग इनको बताता हूँ। यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया होती है और लास्ट के अंदर क्या होता है, हमारे समस्या समाधान होता है। सही है या नो? सही है ना ये बात? फिर यहाँ पर संप्रत्यय भी चलेगा, यहाँ पर श्रृंखला भी चलेगी, यहाँ पर शाब्दिक भी चलेगा, विभेदीकरण भी चलेगा। 7-8 इसके प्रकार हो जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ आगमन की। आगमन में क्या होता है बेटा? उदाहरण से नियम होते हैं। क्या बच्चा उदाहरण से नियम के माध्यम से नहीं सीखता है ना? और मेरे को तो सबसे बढ़िया यही तरीका लगता है, उदाहरण से नियम वाला। आप बच्चे को जितना मर्जी उदाहरण के माध्यम से सिखा सकते हो। अगर डायरेक्ट नियम बनवा दिए तो फिर वो फेल हो जाएगा। निगमन में क्या होता है बेटा? नियम से उदाहरण होता है, नियम से उदाहरण होगा।
अगर आपसे पूछा जाए भी अधिगम के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, आगमनात्मक और निगमनात्मक। अगर वो के रोबोट एम गिनने के अनुसार तो 8 होंगे, ठीक है ना, 8 प्रकार होंगे। इस पर डिस्कस हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कंटिन्यूटी रखना, तो हम लोग इसके अंदर बहुत बढ़िया कर लेंगे।